हेलो एवरीबॉडी, दिस इज जोगेश तानी। आज मैं आपको शुरू करने जा रहा हूँ फिजिक्स साइंस में चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी। बहुत ही मजेदार टॉपिक, बहुत ही रियल लाइफ टॉपिक है, बहुत मजा आता है करने में। तो शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक वर्क एंड एनर्जी का। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक। तो सबसे पहले समझते हैं वर्क। वर्क मतलब कि द एबिलिटी टू डू समथिंग। सॉरी, ये आगे होना चाहिए था करेक्ट डेफिनेशन के हिसाब से। व्हेन वी डू समथिंग, हमारे भाषा में ये बोलेंगे, जैसे कि मैं खेलने गया तो ये भी काम हुआ। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड तो ये भी काम हुआ। पर फिजिक्स के हिसाब से ये काम नहीं माना जाता है। फिजिक्स के हिसाब से अगर if a certain force is applied on a body and the body displaces then it is called work done। ठीक है, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाया जाए और वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट करे तो वो वर्क कहलाएगा। यानी कि जैसे ये हमारा एक बॉक्स है, इसका मास m है, m, ठीक है, m ले लेते हैं। ये बच्चा है, ये इस पे फोर्स लगाता है, कितना, 10 न्यूटन का। इसने इस पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, और क्या हुआ, ये बॉक्स इस पोजीशन से, ये कौन सी है, ए पोजीशन से, ये बॉक्स जो है एम बी हो गया, अभी ये पोजीशन चेंज हो गया, एम ए रख चलो, एम ए जो है ये पोजीशन बी पे आ गया, और इसने ए से बी पोजीशन तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, कितना करा, 100 मीटर मान लेते हैं। तो बोला जाएगा इस बच्चे ने इस बॉक्स के ऊपर वर्क करा है, तभी ये बॉक्स अपनी जगह से हिला है। ये हमारी डेफिनेशन है। इफ अ सर्टेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, यानी 10 न्यूटन लगा है, एंड द बॉडी डिस्प्लेसेस हाइट 10 मीटर, देन इट इज कॉल्ड वर्क डन। तो मतलब इस बच्चे ने इस बॉक्स के ऊपर, इसका मास m a है, उस पर वर्क करा है। तो क्या हम कह सकते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी कि W इक्वल टू एफ एस। ठीक है, वर्क को हम लिखेंगे W, फोर्स को लिखेंगे F, डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे S। तो अभी हमारा इस केस में क्या है, W इक्वल टू फोर्स कितना लगा है 10 न्यूटन, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 10, तो ये हो जाएगा 100। तो वर्क डन कितना हुआ 100। तो अब हमने हर चीज को एक ऐसा ही यूनिट दे रखी है, जैसे फोर्स को हमने दे रखा है न्यूटन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को हमने मीटर दे रखा है, टाइम को सेकंड्स दे रखा है, वैसे ही वर्क की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट
जे और जूल। तो अगर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी बॉडी पर और बॉडी डिस्प्लेसमेंट करे तो हम कहलाएंगे, तो हम उसे कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा वर्क डन। अब आता है जैसे कि ये एक कार है, ठीक है, ये कार है, एक बच्चा है छोटा, ये कार है, छोटी टॉय कार, ठीक है। इस पे बच्चे ने शैतानी करके रस्सी बांध रखी है और बच्चा यहाँ पे खड़ा है, इसने रस्सी को पकड़ रखा है और ये बदमाशी करके इसको खींच रहा है। ठीक है, अब इसने क्या किया, कुछ तो करा होगा ना। इस बच्चे ने इसको खींचा, खींचा मतलब कि फोर्स लगाया, कितना लगाया, पहले मान लगाया 10 न्यूटन लगाया, और ये कार चली, कार इधर चलेगी, कार इधर चलेगी स्ट्रेट, ना कि ऐसे चल जाएगी, एरोप्लेन थोड़ी है। तो ये कार यहाँ से उठ के कार यहाँ पर आ गई, ये कितना डिस्टेंस हुआ 10 मीटर। ठीक है, अब इसमें वर्क डन कैसे निकालें, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। उसमें हमको पढ़नी पड़ेगी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये आपके 9th में नहीं है, 10th में है, पर इसका इंट्रोडक्शन के बिना वर्क डन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग अब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना हम वर्क डन नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए अब एक बार शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम मेनली राइट एंगल ट्रायंगल को लिया जाएंगे। ठीक है, जिससे हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लंबी एज होगी या सबसे लंबी साइड होगी और स्लांट होगी, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और इसको हम कहेंगे, जो परपेंडिकुलर है इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और जिस पे खड़े हैं जो बेस है इसको हम कहेंगे बेस। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं एच बी और पी। अब ये तो 90 है, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे थीटा। ठीक है, थीटा के से दो निकलेंगी एजेस, एक तो होगी लंबी वाली यानी हाइपोटेन्यूज, जो दूसरी होगी वो हो जाएगी बेस। ठीक है, और थीटा की जो ऑपोजिट साइड है वो हो जाएगी एसी यानी कि परपेंडिकुलर। तो ये होता है मेनली हमारा, इस एंगल को अननोनली हम कहते हैं थीटा। अब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम अपने घर में रहते हैं, हम सबके अलग अलग अपने अपने रिश्ते हैं। जैसे हम किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, या किसी के फादर हैं, तो सबका अपना अपना एक रिश्ता है। तो इसमें भी सबका अपना अपना एक रिश्ता है। इस रिश्ते को हम लोग नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इन रिश्तों को हम लोग नाम देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कई तरीके के रिश्ते आ जाते हैं, रिश्ते रेशियोज समझ जाना। तो सबसे पहला रिश्ता आता है हमारा साइन थीटा, यानी विथ रेफरेंस टू थीटा एंगल हम बोलेंगे साइन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रिश्ता है उसको हम कहेंगे साइन थीटा, और P अपॉन H हो जाएगा साइन थीटा। नेक्स्ट जो हमारा आता है
वो होता है cos थीटा। ये होता है बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का रिश्ता। इसको हम कहेंगे B/H। इसमें हमारा P क्या है? AC और H क्या है? BC। इसमें हमारा बेस क्या है? AB और H क्या है? BC। ठीक है, आई होप सब बातें क्लियर होती जा रही हैं। वापस एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, जो बाकी दो एंगल होते हैं उसमें से हम एक को थीटा मान लेते हैं। विद रेफरेंस टू थीटा हम सब इस ट्रायंगल के अलग अलग रिश्ते मान लेते हैं, जैसे हम किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के फादर हैं, तो इससे इसमें हम अलग अलग रिश्ते मान देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। तो उसमें आ जाता है sin थीटा cos थीटा। sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P/H। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी B/H। एक तीसरा हो जाता है tan थीटा, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हम कहते हैं P/B। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस का रिश्ता यानी कि AC/AB। AC/AB इज tan थीटा। अब ये तो हुए मेनली तीन, अब इनके इन्वर्स हो जाते हैं, वो अब हम नहीं पढ़ेंगे। मेनली जो हमारे काम में आने वाले हैं वो है ये तीन। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लीजिए। sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P/H। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि B/H। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि P/B। ठीक है, विद रेफरेंस टू एंगल थीटा। ठीक है, अब देखते हैं वर्क ने इनको कैसे अपनाया है और वर्क इन्हें कैसे अपने यूज में लेता है। तो वापस एक बार अपने एग्जांपल में लाते हैं उस शैतान बच्चे के जिसने कार के साथ शैतानी करी। एक मिनट, कार हो गई। ये हमारी कार थी। ठीक है, इस पे बच्चे ने फोर्स लगाया, ठीक है, इसने इसको खींचा, ये कार चली, इसने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, कार चली और इसने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर। तो अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा बन रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो, ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन रहा है थीटा, और ये हमारा क्या है? लंबी एज है थीटा, लंबी एज क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज, और दूसरे क्या कहेंगे? बेस। तो जो बेस और हाइपोटेन्यूज का रिश्ता हमने क्या पढ़ा था? cos थीटा। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू B/H। इस रिश्ते में हम लोग B और H का यूज करेंगे यानी कि cos थीटा का यूज करेंगे। वर्क डन ने cos थीटा को अपनाया है सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, तो अब वर्क डन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? W इक्वल टू F/S, ये तो हमने पढ़ी थी नॉर्मल डेफिनेशन। अब we observe that क्या ऑब्जर्व करा हमने? W इक्वल टू F/S cos थीटा, ये होगी हमारी करेक्टेड डेफिनेशन। W इक्वल टू F/S cos थीटा। अब जब भी हम वर्क कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो हमें फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और cos थीटा की मदद से हम कोई वर्क डन निकाल सकते हैं। उस केस में लेटेस्ट हमने क्या लिया था? F था हमारा कितना? 10 न्यूटन, S था हमारा 10 मीटर। लेट अस सपोज थीटा इक्वल टू
चलो 45 डिग्री ले लेते हैं थीटा, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ क्या है 10 इंटू एस क्या है 10 इंटू कॉस 45 डिग्री। अब इसकी एक बड़ी सी टेबल बनती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है, इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं जिसमें इन सब एंगलों की वैल्यू होगी। अगर थीटा 0 डिग्री है तो उसकी क्या वैल्यू जाएगी, अगर वो है 60 डिग्री है तो इसमें मिलेगी हमारे पास इसे sin थीटा cos थीटा एंड tan थीटा। इसमें हमारे पास एंगल हो जाते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन की और कॉस की और tan की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ये टेबल साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, 45 होता है 1/√2, ये होता है √3/2, ये होता है 1। ठीक है, साइन की भी वैल्यू है, इनको उल्टा लिख लीजिए 1 √3/2 √2 2 एंड 0। ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा √3/2 है, फिर हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। तो और tan जाता है sin अपॉन cos, यानी कि ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 1/0 से पढ़ा ही नहीं, रिलेशन तो पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स के। तो इसमें हम लोग cos की अलग अलग वैल्यू हो गई हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर माना है कि cos 45 डिग्री है तो cos 45 क्या होगा 1/√2। ठीक है, हो जाएगा tan इंटू cos 45 जगह पे देंगे 1/√2, tan 100/√2। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गया जूल्स में। तो उस बच्चे ने उस कार के ऊपर 100/√2 जूल्स का वर्क डन करा है, तभी वो कार खेल पाई है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हैं। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिनको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, जिनको डायरेक्शन भी चाहिए। तो इफ स्टार मार्क लगा लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। इफ फोर्स इज 0 and displacement is non-zero, then work done is 0। सिंपल सी बात है, अगर एक ये दोनों मल्टीलाइन है, अगर एक 0 है तो वर्क डन ऑब्वियसली 0 है। अगर ये 0 होगा तो 0 into 10 is 0 and 0/√2 is 0। ठीक है, और इसका उल्टा केस, if force is non-zero but displacement is 0, then work done is 0। वही बात, एक अगर 0 है तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये टेबल बने रहने देते हैं, ये काम आएगी वैल्यूज के लिए। अब अगर ये एक बॉक्स है, लेट अस सपोज ये एम बॉक्स है और यहाँ पर एक बच्चा है, इसने इस बॉक्स पर फोर्स लगाया, कितना लगाया, F = 10 न्यूटन। तो इसने इसको डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में।
वेक्टर क्वांटिटी है, ये बॉक्स आ गया m, ये ए पोजीशन, ये बी पोजीशन, और ये डिस्टेंस था 10 मीटर। तो इसमें आप पूछ सकते हैं कॉस्ट की वैल्यू क्या हो सकती है। इसमें तो कुछ हो कहाँ रहा है, इसमें तो ना बेस है ना हाइपोटेनस है, तो इसी डायरेक्शन में है। इफ फोर्स और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल तो 0 डिग्री बनेगा। नाप के देख लो पहले प्रोटेक्टर से, ये एंगल 0 डिग्री बनेगा, एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो cos 0 मतलब कि 1, तो नॉर्मली हो जाएगा W इक्वल टू 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 जूल्स। इस केस में वर्क डन हो जाएगा 100 जूल्स का, क्योंकि जो फोर्स अप्लाइड और डिस्टेंस है वो एक ही डायरेक्शन में है और 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। दिस इज 0 डिग्री एंगल है ये तो हमारा वर्क डन जो है वो हो जाएगा 100 जूल्स। अब ये तो हुआ हमारा केस नंबर 1। अब आते हैं हम लोग केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 में अगर हम रेलवे स्टेशन सब लोग जाते हैं, वहां पर कूली अंकल होते हैं। ठीक है, ये कूली अंकल है हमारे पास, ये इनके हाथ में सामान है। ठीक है, ये हमारे कूली अंकल हैं, इनके हाथ पे सामान है और ये हमेशा काम करते रहते हैं। पर हमने क्या पढ़ा था, काम मतलब वो नहीं है जो हम हर रोज करते हैं या हर वक्त करते हैं। काम वो होता है जो नॉर्मल भाषा में ना करते हुए फोर्स अप्लाइड टू डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से करते हैं। तो अब देखिए इस केस में ना क्या हो रहा है, ये अंकल चलते हैं, इधर चले, ठीक है चले, तो इन्होंने क्या किया, इनकी मूवमेंट है ना, हम मूवमेंट आते हैं सर इनकी। ये अंकल यूं चले, चलते तो यूं ही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली चले। हाइट इनकी मत समझना, चल तो यूं ही रहे ना। और हमने क्या पढ़ा था ग्रेविटी चैप्टर में, ग्रेविटी इनको नीचे खींच रही है, जो सामान है ग्रेविटी ताकत लगा के नीचे खींच रही है, पर क्योंकि इनका सर बीच में है ये नहीं जा पा रहा है और अंकल ने इस पे फोर्स लगा रखा है, तो ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। तो इस डायरेक्शन की बात करें तो इनका डिस्टेंस जो है वो चलेंगे तो यही, तो डिस्टेंस तो यूं ही चलेगा, समझ रहे हो ना। वापस समझाता हूं एक बार। ये कूली अंकल हैं, इन्होंने अपने सर पर m वेट का, m मास का एक ऑब्जेक्ट रख रखा है और ये चल रहे हैं, ठीक है, यूं चलते हैं। तो चलेंगे तो अब यूं ही, ये मत समझना कि लंबे हैं तो यूं कैसे चलेंगे, चलेंगे तो हम हॉरिजॉन्टली, तो यूं चलते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो जो इनके सर पे जो ऑब्जेक्ट है उसे नीचे खींच रहा है, तो फोर्स तो इसे नीचे खींच रहा है। तो डिस्टेंस इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है, ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, क्योंकि चल तो वो यूं रहे हैं, डिस्टेंस उनका यूं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट यूं हो रहा है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसे नीचे खींच रहा है ना। तो क्या बन रहा है cos थीटा, cos 90 is 0, तो वर्क डन का कोई भी नहीं हुआ, कुछ काम नहीं करा। वो लग रहा है अंकल बहुत क्या कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, पर फिजिक्स के अंदर है उन्होंने कोई काम नहीं करा है। तो W इक्वल टू Fs cos थीटा, W इक्वल टू जिसे हमारा फोर्स अर्थ लगा रही है इस पे 10 न्यूटन का, और हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और डिस्टेंस हुआ है 10 मीटर का, तो 10 इंटू 10 इंटू 0 इक्वल टू 0 जूल, कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हुए हमारे दो केस। अच्छा एक बात और होती है, इस टेबल में मेरी ली हुई है, मैं बता देता हूँ। cos अगर थीटा की वैल्यू अगर 180 है तो ये होता है -1, ये बात याद कर लो। जैसे इसको याद करना cos की वैल्यूज, वैसे ही इसको याद कर लो।
ठीक है। अब जैसे एक ये फुटबॉल पढ़िए, ठीक है, फुटबॉल पढ़िए, मान लेते हैं फुटबॉल कर रहे हैं, ये फुटबॉल पढ़ी है और इस बच्चे ने इसे लात मारी मतलब इसने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, वापस डायरेक्शन का बनाते आते हैं, फोर्स लगाया इसने इस डायरेक्शन में, ठीक है, और बॉल गई इधर, फिर इधर चल के थोड़ी देर बाद रुक गई। ऐसा क्यों हुआ? फ्रिक्शन। जब भी हम चलते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स तो आता है ना जमीन पर, जो इंटरलॉकिंग के कारण इस चीज को रोक देता है, और एयर रेजिस्टेंस, तो ये बॉल रुक गई, मतलब फ्रिक्शन तो यूं लगा, मतलब ये तो यूं चला गया, फ्रिक्शन इसको यूं चलाया, ये यूं चला गया, तो एंगल कितना बन रहा है इस रेफरेंस में? एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। अब ये हमारा ये एफ डैश है, ये लगाया गया है किसके द्वारा? फ्रिक्शन के द्वारा। बच्चे ने फोर्स यू लगाया, फ्रिक्शन ने फोर्स यू लगाया, तो फाइनली बॉल रुक गई। तो एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री का। 180 डिग्री और 0 डिग्री में कंफ्यूज मत होना, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जो फोर्स अप्लाइड है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और जो इस, तो हम अब कर सकते हैं W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। W इक्वल टू एफ क्या है हमारा? tan ही ले लेते हैं, एस भी tan है, cos 180 इज -1, तो ये हो जाएगा 100 इंटू -1 दैट इज -100 जूल, ठीक है। तो देखिए हमने 3 केस कर लिए, ये हमारा केस नंबर 3 था। अगर उसी डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल 0 डिग्री है, cos 0 मतलब 1 है, तो नॉर्मली कर सकते हैं सॉल्व। 90 डिग्री वाला हमने पढ़ा था कि अगर से कुल अंतर है, जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग डायरेक्शन में है और 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो cos 90 हो जाएगा 0। और इसमें हमने फुटबॉल का एग्जांपल पढ़ा, ठीक है। तो इसी के साथ चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं आज, देखिए कितना सीखे बेटा। A porter lifts a luggage 15 kg from the ground and put it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. ठीक है, तो इसमें हमको पूछा गया है कि वर्क डन कितना हुआ है। अगर मास दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो देखिए वर्क डन कितना होता है, ठीक है। तो इसको डाल देना तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे को फोर्स पता नहीं है, फोर्स दिया है, फोर्स हटा देते हैं, m दे रखा है, कितना केजी है? 15 केजी और 1.5 मीटर, 15 केजी और 1.5 मीटर इज आवर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मैंने कुछ करना, हमने क्या था, W इक्वल टू एफ एस, ठीक है। W इक्वल टू एफ क्या होता है हमारा? F इज इक्वल टू m इंटू ए। m क्या होता है हमारा? मास, और a क्या होता है? एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम ग्रेविटी की बात करेंगे, तो जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, यानी कि mg इक्वल टू फोर्स ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में। तो इसमें क्या हो रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है, उठा के इसको रखा सर पर, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है मोटर ने। तो F की जगह हम लिख लेंगे mg और s। W इक्वल टू m क्या है हमारा? 15, g
9.8 होता है 10 ले लेते हैं इंटू एस क्या है 1.5, तो इसकी पॉइंट लगा के इसको कर दें 10, 10 10 कैंसिल, W इक्वल टू 15 इंटू 15, W इक्वल टू 225 जूल। आ गया आंसर। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। तो इसी के साथ हमने अपना वर्क वाला जो पार्ट है वो डन कंप्लीट कर लिया है, और अब हम चलते हैं अपने चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट जो है एनर्जी। वो भी बड़ा ही मजेदार काम है। ठीक है, अब एनर्जी की कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क, ये किसी काम करने की क्षमता कहलाती है एनर्जी। आपके सिलेबस में एनर्जी को दो हिस्सों में बांटा गया है। होती बहुत टाइप की एनर्जी है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सोलर एनर्जी। पर इसमें आपको बताया है खाली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब समझने की कोशिश करते हैं डेप्थ में, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या अंतर होता है, क्या होती हैं ये, क्या इनके फॉर्मूले हैं, क्या ऐसा यूनिट है, इनके रियल लाइफ में क्या क्या काम आती है। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आता है सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी पर। ठीक है, ये हमारा टॉपिक काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। इट इज द एनर्जी दैट makes something in motion। ये वो एनर्जी है जिससे कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी मोशन में आ जाए। सिंपल डेफिनेशन है, समझ में आ रही है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन समझिए। देखते हैं इसके और एग्जांपल दे रखे हैं काइनेटिक एनर्जी के। हमने अपनी लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, जैसे कि मूविंग कार, तो हम रोज देखते हैं। और देखा है हमने फॉलोइंग कोकोनट, नारियल भी देखा है पेड़ से गिरते हुए। तो कुछ एनर्जी तो लगी है ना इन सब चीजों पर, जिसके कारण ये मोशन में आए हैं। फॉलोइंग कोकोनट देखा है, और हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, जैसे कि पर्सन वॉकिंग, ये तो मैं हर वक्त हम भी करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे मूविंग कार, फॉलोइंग कोकोनट, पर्सन वॉकिंग। इनमें क्या हो रहा है, ये सब एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हैं, उसी के कारण ये वॉक कर पा रहे हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी दैट मेक्स समथिंग इन मोशन। ऐसी एनर्जी जिसके कारण जो किसी चीज पे अगर लगाई जाए तो वो हिलने लग जाए, मोशन में आ जाए। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला, वेयर
mass and v यानी कि u ले सकते हैं इसको, इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करें अगर हम, तो वो तो अगर रुक ही जाएगी फाइनली, मतलब किसी चीज को हमने फुटबॉल की इसको लात मारी, काइनेटिक एनर्जी लगाई इसके ऊपर, एक थोड़ा टाइम बाद जाकर रुक गई। अगर v लेंगे यानी कि जीरो, इस समय रेस्ट पोजीशन आ गई, रुक गई फ्रिक्शन की वजह से, तो ये तो जीरो जाएगा। तो इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी के लिए u को लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसका क्या देखते हैं, चलिए ना करते हैं ना m ना v ना u, इसको हम लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो आसान शब्दों में बना देंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो m is the mass, v equal to uniform velocity, ठीक है, मास और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब जैसे एक एग्जांपल करते हैं, an object of mass 15 kg is moving with uniform velocity, that is 4 meter per second. What is the kinetic energy obtained? तो काइनेटिक एनर्जी को हम डिनोट करेंगे के ई से, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और एम क्या है हमारा मास है, तो हाफ इंटू मास क्या है 15 के लिए रखा है, और वी स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4, 2 2 जा, तो 15 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा 120। अच्छा, एनर्जी की यूनिट होती है वो भी वर्क डन जैसी ही होती है, यानी कि जूल्स में। वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, इक्वल नहीं होता है, इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि इसकी यूनिट है वो जूल्स है, उसकी भी जूल्स है, ठीक है। ये बड़ा आसान से क्वेश्चन था। तो हमने पढ़ लिया विदाउट काइनेटिक एनर्जी, इट इज द एनर्जी दैट मेक्स समथिंग इन मोशन। उसके न्यूमेरिकल कर लिया हमने, हाफ एम वी स्क्वायर से 1544, तो 15 इंटू 8 दैट इज 120 जूल्स। तो इसी के साथ हमारी काइनेटिक एनर्जी का जो अध्याय था वो भी समाप्त हुआ। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वर्णन करते हैं अब हम, तो ये होती है द एनर्जी दैट is obtained by changing the position or shape of the body, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी जो हमें मिलती है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दें या फिर उसका शेप ही चेंज कर दें। अब देखें, जैसे ये हमारा एक ग्राउंड है, ठीक है, इस पे एक ब्रेक पड़ी है, ये हमारी ब्रेक है, और ये हमारा घर है, ठीक है, ये घर है हमारा, ये जमीन पे ब्रेक पड़ी है। यहाँ पर एक बच्चा आता है, वो इस ब्रेक को उठाता है ताकत लगाकर, मतलब देखना फोर्स लगा रहा है। अब देखिए क्या करता है इस बच्चा ब्रेक के साथ, इसको उठाता है
और अपनी छत पे जाकर रख देता है। ठीक है, मतलब इस बच्चे ने फोर्स लगाया, कुछ लगाया सर्टेन फोर्स एक्स न्यूटन, और ये इस ब्रेक पे लगाया फोर्स और ये आ गई इधर, तो इसने डिस्टेंस कवर करा, वो भी लेते हैं से s इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, x न्यूटन की फोर्स से इसने x मीटर में लोग y लेते हैं, इसलिए ना y मीटर तक ये चीज ऊपर तक ले गया और आके रख दी इसने। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब ये जो ब्रेक है हमारी, ये यहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है, अब इस ब्रेक में वर्क डन हुआ है, ध्यान से समझना, पोटेंशियल वर्क डन बराबर है एनर्जी के, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर काम होगा वो एनर्जी होगी, काम होगा तभी एनर्जी होगी, यहाँ एनर्जी होगा तभी तो काम होगा, एक ही बात है। तो इसमें इस समय ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहा है, जो चीज ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेगी और अपनी पोजीशन को बदलेगी तो उसमें आएगी पोटेंशियल एनर्जी। यानी इस ब्रिक में इस समय एनर्जी है, वो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस ब्रिक में इतनी एनर्जी है कि नीचे अगर कोई जा रहा होगा और ये गिर गई तो समझ सकते हैं आप क्या हो सकता है उसके साथ। मतलब सोच सकते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना कितना नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ एक एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक स्प्रिंग होती है। ठीक है, इसको हमने सिकोड़ दिया, ये हो गई, जैसे हो गई, तो इसमें इसको शेप चेंज किया गया है, इसकी प्रवृत्ति के विरुद्ध काम कराया गया है इसमें, तो इसमें ये एनर्जी देगा भरपाई के रूप में, ये भरपाई के रूप में एनर्जी देगा, वो होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। अब जैसे कुछ बदमाश बच्चे होते हैं, वो एक पोल है, इस पे एक रबर बैंड लगाते हैं और इसको खींच लेते हैं सख्त से। अगर ये रबर बैंड टूटा तो यहाँ खड़े बच्चे के हाथ में समझ सकते हैं आप क्या होगा, सख्त से लगती है और हाथ में खरोच आ जाती है। तो मतलब उसमें एनर्जी है, वैसे उसने इसको जोर से मारा तो नहीं, नॉर्मली कोई ये स्प्रिंग है, ये भी कुछ कर सकती है, या फिर ये कोई रबर बैंड है, ये नॉर्मली भी कुछ कर सकता है। अगर इसको यूं करा, हमने स्ट्रेच करा है, इसमें एनर्जी लाए हैं, अगर ये इधर टूट गया तो इधर जो चीज होगी उसको बहुत गहरी चोट देगा। ठीक है, आई होप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में आप डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। आपने पढ़ा था कि इसको हटा देते हैं, तो नेक्स्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का, जो हमारा था हाफ mv², where m is the mass and v is the uniform velocity। तो पोटेंशियल एनर्जी को निरूपण करेंगे Pe से। इसका अब कोई ऑब्जेक्ट होगा, इससे हमारी ब्रेक है, उसमें कुछ मास होगा तो m लिखते हैं। ठीक है, अब उसने ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करा है, मतलब g के अगेंस्ट काम करा है, मतलब g भी कहानी में है, और उसको उठा के एक सर्टेन हाइट तक ले गए हैं तो h भी है। तो फॉर्मूला क्या आ गया, mgh, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m into g into h, where m is the mass, g is the gravitation acceleration due to gravity and h is the height obtained। ठीक है, ये आया इसका फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। एक एग्जांपल कर लेते हैं एनसीईआरटी में से। गिवन find the energy possessed by an object of mass 10 kg when it is at height 6 meter above the ground, given g equals to 9.8 meter per second square।
तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। एम क्या दे रखा है 10 kg, 10 इंटू 9.8 इंटू 10, राइट 10 है ना, 6 है हाइट टू 6। तो इसकी फॉर्मूला के डेसिमल लगा देते हैं, तो 10 10 कैंसिल, 98 इंटू 6 दैट इज 8, 54 एंड 5 48, सॉरी 588 जूल। ठीक है, 588 जूल्स की पोटेंशियल एनर्जी आएगी एक ऑब्जेक्ट में अगर उसके पास मास 10 kg है और g 9.8 है और उसको 6 मीटर की हाइट तक ले जाएंगे तो 588 जूल्स, मतलब कितनी सारी एनर्जी उसमें होगी, समझ सकते हैं आप। ठीक है, अब इस चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है पावर। पावर अभी तक क्या पढ़ लिया है, वर्क पढ़ लिया है, एनर्जी पढ़ लिया है, अब आते हैं पावर पे। पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, काम किस रेट पर हो रहा है, जैसे एक जवान लड़का है वो बहुत मेहनत कर सकता है, नहीं बहुत ज्यादा काम कर सकता है, और एक बूढ़े चाचा हैं वो कुछ काम नहीं कर सकते हैं, कम काम कर सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, जो यंग मैन है उसके पास ज्यादा पावर है, जो अंकल हैं उनके पास कम पावर है, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, पावर में हमारे पास बहुत ही कम है काम। पावर में एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन में क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम। अब मैं आपको बताऊंगा ये वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम ये सब क्या चल रहा है। तो इसको सवाल में करते हैं, अगर कोई बॉडी वर्क करेगी तो वो एनर्जी लॉस करेगी। समझना, जैसे एक बच्चा है, इसने इस ऑब्जेक्ट को धक्का दिया, तो इसने फोर्स लगाया, मतलब इसने वर्क डन करा है, तब ये चीज यहां पर आ गई है। ठीक है, वर्क डन तो आप हुआ, यहां तक समझ आ चुकी है बात। इस बच्चे ने इस पे फोर्स लगाया है, यानी इसने, अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क डन करेगा, यानी कि ये बच्चा जैसे, तो ये एनर्जी को लॉस करेगा, एनर्जी खोएगा। तभी तो बहुत सारी जब मेहनत करते हैं तो पसीने पसीने नहीं हो जाते हैं, मतलब हम एनर्जी खो रहे हैं। ठीक है, और जिस चीज पे वर्क डन हुआ है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट, ये एनर्जी गेन करेगा, इसको हमने अपनी ताकत दे दी है, ये इधर से इधर आया। ठीक है, तो एनर्जी कंज्यूम और वर्क डन आप समझ चुके हैं क्या होता है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वॉट, किलोवाट एंड जूल्स। तो अब पढ़ते हैं एक वॉट क्या होता है। पावर की एक यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं वॉट। एक वॉट बराबर है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड के। ठीक है, 1 जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 वॉट।
अगर एग्जाम में आ जाए डिफाइन 1 वॉट तो हम लिख सकते हैं ए 1 जूल इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड देन इट इज कॉल्ड 1 वॉट आवर। ठीक है, 1 वॉट। अब वॉट का बड़ा भाई किलोवाट। 1 किलोवाट होता है 1000 वॉट। ठीक है, कन्वर्जन समझ जाना, हम पढ़ते हैं ना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर या फिर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, वैसे ही 1 वॉट में 1 जूल पर सेकेंड और 1 किलोवाट में 1000 वॉट। तो 1 किलोवाट में जाएंगे कितने होते हैं बच्चों? 1 किलोवाट मतलब कि 1000 जूल। और हमने क्या पढ़ा था? 1 वॉट मतलब कि 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो 1000 वॉट मतलब कि कितना जूल? 1 जूल। और इसको टाइम के हिसाब से देखेंगे तो 1000 वॉट बराबर एक मिनट चेक करें। तो इस वॉट को हम जूल सेकंड में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000 जूल्स पर सेकेंड और 1000 जूल्स। ठीक है, 1 किलोवाट मतलब कि 1000 जूल्स पर सेकेंड। ठीक है, ये हुआ हमारा कुछ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का। ठीक है, आप देखिए इसको याद कीजिए। तो हमने इधर पढ़ लिया है वर्क डन, वर्क कैसे होता है, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री सीखी, कॉस थीटा समझा और क्या पढ़ा? एनर्जी पढ़ी। एनर्जी को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑफ एनर्जी एक ऐसा लॉ जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि एनर्जी कहीं नहीं जाती है, एनर्जी एटम्स की तरह होती है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये हमारा एक मशीन है, जैसे मान लेते हैं मशीन है, जेसीबी है हमारा। तो इसने एक बॉल को पकड़ रखा है। ठीक है, बॉल लाइट पर है, समझना। एक हमारा पोटेंशियल एनर्जी का बना लेते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी का बना लेते हैं और एक बना लेते हैं डिस्टेंस कितना हुआ। डिस्टेंस हम 20 मीटर लेंगे, 40 मीटर लेंगे, 60 मीटर लेंगे। ठीक है, तो अब इसको हमने ड्रॉप करा, धीरे धीरे आएंगे इसको, यहाँ तक आया हुआ कितना डिस्टेंस हुआ? 20 मीटर। मतलब इस समय इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे इसका मास ले लेते हैं हम लोग, कितना है इसका मास? 10 ले लेते हैं, 10 kg, बड़ी बॉडी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कहती है? m इंटू जी इंटू एच। तो पहले पहले हमारा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मास इंटू जी इंटू हाइट। 20 मीटर है, 20 लिया पहले हमने, तो हो जाएगा 2000
2000 जूल। तो इस समय इसके पास कितनी है 2000 जूल्स है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी रेस्ट पे है, हाइट पर है, तो काइनेटिक एनर्जी की 0 जूल। अब समझते हैं ना क्या होता है, कहानी कैसे पलटती है। अब धीरे धीरे आई नीचे, आती गई आती गई आती गई, तो इसको 0 मिनट लिखते हैं। इसको 0 मीटर से कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करा है, 20 को यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे होगा हमारा, इस समय इसकी जो पोजीशन है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं अगर हम, मास कितना है इसका 10 kg, जी कितना है 10 और एच कितना है 0 मीटर, मतलब कि ये इस समय इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। इस समय इसका भरपूर पोटेंशियल एनर्जी है। इसका फॉर्मूला लिखते आते हैं, जैसे लेट अस सपोज इसमें 20 जूल्स है और इसमें इस समय कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। इसको हमने धीरे धीरे ड्रॉप किया, मतलब ये कम होना शुरू हो गई है, ये कम होगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो 20 मीटर पे क्या होता है, कहानी बढ़ जाती है, ये 15 हो जाता है और ये हो जाएगा 5, ठीक है। धीरे धीरे जाती आती है। नेक्स्ट पे क्या होता है, ये हो जाता है हमारा 10 जूल और ये हो जाता है 10 जूल, इक्वल है समय दोनों आते हैं नीचे। ये हमारा बॉल पोजीशन है 40 मीटर। इस समय इसके पास 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, 10 जूल काइनेटिक एनर्जी है। फर्दर इसको चलाते हैं, ये हमारा आता है 60 मीटर। ये देखो सपोज चल रही कहानी, अब 60 मीटर पे क्या होता है, ये हो गया 5 जूल, ये हो गया 15 जूल, ठीक है। और फर्दर 80 मीटर पे आने पे इसकी पोजीशन आ जाती है 80 मीटर, तो ये हो जाता है 0 जूल, यानी अब यहाँ पे ग्राउंड आ गया, ये हो गई 0 और ये हो गई 20 जूल, मतलब सारी पावर कंज्यूम्ड हो गई, जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी सब कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी में आ गई, ठीक है। मतलब एनर्जी ना इधर हुई ना उधर हुई, ना खत्म हुई ना नई हमने बनाई अलग से। तो 20 जूल पहले 0 जूल, फिर 15 जूल, फिर 5 जूल, फिर 10 जूल, फिर 10 जूल, फिर 15 जूल, फिर 5 जूल, फिर 15 जूल, 0 जूल, फिर 20 जूल। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार एनर्जी ना कहीं बनी ना खत्म हुई, ठीक है। हाँ स्टडी कीजिए इसको। तो हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। अब एक और एग्जांपल करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। बड़ा सिंपल एग्जांपल है, ये हमारे पास एक क्लॉक है, ठीक है। इसमें एक पेंडुलम लगा होता है, इस बॉल होती है एक, जिसे हम कहते हैं बॉब, मिस्टर बॉब, ठीक है। ये एक बॉब लगी होती है। अब जैसे ही 12 बजते हैं तो ये टन 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 शुरू हो जाता है। तो जैसे इसको हम इस पोजीशन से इस पोजीशन पर लाए, यानी कि ये हमारी ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है और ये हमारी सी पोजीशन है। जैसे ही अब देखना क्या होता है, ये गया ऊपर, मतलब मोशन आया है। कैसे आया है, एनर्जी से आया है, मतलब इस समय इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई है। ऊपर गया ए पोजीशन पे, इसके पास क्या है, ऊपर एक सेकंड रुकता है, वो जाने को दिखता नहीं है पर रुकता है थोड़ा समय के लिए। इस समय इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी, हाइट पे चला गया। थोड़ा लिंक करने की कोशिश करना जेसीबी वाले एग्जांपल को और इस एग्जांपल को। बी पोजीशन से हमने इसको ऊपर चढ़ाया ए पोजीशन तक,
टेन टंग 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 होता रहता है जब हवा बजती है। तो इस समय ये गया ऊपर, यानी काइनेटिक एनर्जी के कारण ये गया ऊपर एक पोजीशन पर। अब एक पोजीशन पे जाके थोड़े इंटरवल के लिए रुका, इस समय इसके पास पोटेंशियल एनर्जी। फिर पोटेंशियल एनर्जी का क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई और फिर जीरो हो गई। ये बढ़ नहीं रही है, ग्राफ नहीं है, ये कम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जाके हो गई जीरो, फिर पोटेंशियल हो गई फुल। अब इसको ये मिस्टर बॉब नीचे आए, वापस पोजीशन पे आए, तो नीचे कैसे आए, पोटेंशियल अब कम हो रही है, काइनेटिक बढ़ती जा रही है, तो इस समय इसके पास फुल काइनेटिक एनर्जी है। फिर ये गया इधर, इस समय वही काइनेटिक एनर्जी आई इसके पास, सी पोजीशन में जाके रुका, इसके पास आई पोटेंशियल एनर्जी। फिर सी पोजीशन से नीचे वापस बी पोजीशन पे आया, तो आई इसके पास वापस से काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ने काइनेटिक पोटेंशियल चलता रहता है जब तक कि ये स्टॉप ना हो जाए। स्टॉप किस होता है, एयर रेजिस्टेंस के कारण, और ये जो पॉइंट होता है ना, ये ज्यादा इसको भागने नहीं देता है, बोलता बस अब शांत हो जा तू, बहुत चल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन हुआ है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स में बहुत देखते हैं। तो इसी के साथ हमने इस चैप्टर को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू मेरा इस वीडियो तक अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू।